जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपका तीसरा चैप्टर समकालीन दक्षिणी एशिया। आपको पता है दक्षिणी एशिया के अंदर भारत की स्थिति बिल्कुल बीचों बीच में है। तो इसके जो पड़ोसी देश है वहाँ की लोकल जो राजनीति है उनकी किस प्रकार की है, इसके लिए हमें बड़ा ही सचेत रहना पड़ता है। और आज की इस वीडियो क्लास में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की घरेलू राजनीति को जानेंगे और साथ में ये जानेंगे वहां पर किस प्रकार सैन्य शासन, कभी लोकतंत्र और बाद में लोकतंत्र की स्थापना है वो होती है। तो चलिएगा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की घरेलू राजनीति से। आपको पता है 1947 के अंदर भारत आजाद होता है, लेकिन बंटवारे के साथ पाकिस्तान बनता है और भारत। पाकिस्तान के भी दो हिस्से, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बन जाते हैं। पहले सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर फोकस करते हैं, जो आज का पाकिस्तान है उसके अकॉर्डिंग अपनी बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कर दिया। तो पड़ोसी पाकिस्तान वालों को भी लगा भी यार अपने को भी अपना संविधान बना लेना चाहिए। तो 1956 में ये अपना पहला संविधान बनाते हैं पाकिस्तान वाले, और संविधान बनने के साथ ही वहां पर आर्मी का शासन है वो स्टार्ट हो जाता है। जनरल अयूब खान हैं वो इस पाकिस्तान को संभालने के लिए आगे आ जाते हैं कि भैया आप, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश नहीं चलेगा। आते ही इन्होंने क्या किया, पहले वाले को खत्म किया और दूसरे वाला संविधान बना लिया 1962 के अंदर। और शासन प्रणाली कौन सी अपना ली? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो अपना ली। अब अध्यक्ष क्योंकि राष्ट्रपति मुखिया होता है, तो इस हिसाब से अयूब खान ने अपने राष्ट्रपति का चुनाव है वो करवा के निर्वाचित हो गया। ठीक है, मैं अब राष्ट्रपति हूं, सारी पावर मेरे पास है वो रहेगी। जनता के अंदर इसका विरोध होता है, आर्मी वाले भी विरोध करते हैं, जिसकी वजह से इसको अपना पद है वो छोड़ना पड़ता है और उनकी जगह आ जाते हैं जनरल याहिया खान। दूसरे सैन्य शासक आ जाते हैं, वो भी आर्मी वाले, और याहिया खान ये भी आर्मी वाले। और ये वही याहिया खान है जिसके दौरान 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और बांग्लादेश का जन्म होता है 1971 में। सबसे पहले याहिया खान के सामने देश तो चलाना ही था, एक बात ये भी थी यार कॉन्स्टिट्यूशन वाला पंगा ले लिया अपने, तो वही सेट नहीं बैठ रहा है। तो इन्होंने तीसरा संविधान जो संविधान है वो तैयार किया 1973 में, और जो पहले अध्यक्षात्मक प्रणाली थी उसके स्थान पर इन्होंने संसदीय प्रणाली को अपनाया। यानी सीधा सा ये समझिए भी संविधान बना, उसमें संशोधन है वो होते गए, तो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। तो इसका मतलब भैया चुनाव करवाने थे, इलेक्शन करवाना था। तो याहिया खान ने कहा ठीक है भाई 1970 में अब अपने चुनाव करवा लेते हैं। चुनाव का सफर है स्टार्ट हो जाता है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ट्रिपल पी के जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी है ये सत्ता के अंदर आती है। 1971 से 1977 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो एक लंबे सैन्य शासन के बाद वापिस वहां लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। लो भैया ये किसको मंजूर था, इनसे भी संतुष्ट नहीं थे, तो वापिस आर्मी वाले आ गए भी। जनरल जियाउल हक, इन्होंने इनको हटाया, चल हटा सावन की घटा, और खुद आके वहां बैठ गए 1977 से 1988 तक। फिर देख लीजिए क्या हालत है। पहले आर्मी शासन रहा, जुल्फिकार अली भुट्टो आए और बाद में इसको भी पदच्युत कर दिया, और जनरल जियाउल हक है वो वापिस वहां पर शासन है वो करने लग गए। अब इसके बाद क्या होता है, इनके बाद फिर इलेक्शन आते हैं, फिर जनता का प्रेशर होता है कि ठीक है चुनाव करवा लेते हैं। तो फिर बेनजीर भुट्टो, अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो है वो प्राइम मिनिस्टर बनती है पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, और 1988 से 1990 लगभग 2 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहती है। इनको भी फिर वही है बहुमत वाली समस्या थी। फिर नवाज शरीफ है वो सरकार बनाते हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के थे, और लगभग 3 साल 1990 से 93 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अब फिर वापिस क्या होता है, ये भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं,
1993 से 96 के बीच ये बेनजीर भुट्टो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और फिर वापस ये फिर लगभग 2-2.5 साल रही। उसके बाद वापस नवाज शरीफ है 1997 से 1999 तक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो जनरल जो अभी हमने पढ़ा भी, जो देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद जनरल जियाउल हक आ गए। अब इन हक के बाद में क्या हो रहा है, एक बार बेनजीर भुट्टो बन गई, फिर नवाज शरीफ बन गया, फिर वापस बेनजीर भुट्टो बन गई, फिर नवाज शरीफ बन गए। कार्यकाल किसी का पूरा नहीं हुआ। यह स्थिति देखकर फिर आ गया ये खूंखार, सबको याद है ये जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में। इसने कहा ऐसे कोई काम है वो नहीं चलेगा और ये भाई साहब आ जाते हैं और बाद में ये भी राष्ट्रपति नियुक्त, तो अपने आप को राष्ट्रपति बना लेते हैं और 2001 से 2008 तक ये राष्ट्रपति है वो रहते हैं। और इनका तो एक ही मानना था, भैया मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। ये 1999 वाला वो ही है जिसने भारत के ऊपर कारगिल हमला किया था और हमने उसका जवाब दिया था। कारगिल की लड़ाई में वापिस हमने हमारा तिरंगा है वो फहराया और ये औंधे मुंह गिरा था और बाद में इसका कुछ बना नहीं यहां तो, और वहां जाकर ये राजा बनकर बैठ गया और फिर अपना देश नसीब नहीं हुआ। 2023 में वहां दुबई में चलता रहा दुनिया से। और उसके बाद 2008 से यहां पर लोकतंत्र है वो कायम है। यहां पर इलेक्शन अब हो रहे हैं। वर्तमान में बात करें तो शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं वो वर्तमान में वहां प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले बात करें तो क्रिकेटर इमरान खान है वो प्राइम मिनिस्टर रहे। 2022 में उनकी पार्टी का बहुमत जाता रहा तो शहबाज शरीफ है वर्तमान में वहां के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तो हो गई संविधान बनने से अब तक की कहानी की जितनी बातें आपको पता हो। सन भले ही आपको नहीं याद हो, बस ये पता हो भी पहले कौन आया और क्या हुआ, इतनी बात से ही अपना काम चल जाएगा। चलिए अब क्या होता है, अब हम ये जाने भी पाकिस्तान में लोकतंत्र बनने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों स्थायी वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता और पता ही नहीं चल पाता कब वहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज हो जाए। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। तो 4 प्रमुख कारण है वहां पर जिसकी वजह से कभी आर्मी कभी लोकतंत्र, कभी आर्मी कभी लोकतंत्र का ये खेल चलता रहता है। पहला तो ये है भी वहां पर सेना, धर्मगुरु और प्रभावशाली लोगों का सामाजिक दबदबा रहता है। ये पावरफुल है वहां पर। ये जैसे चाहते हैं ना उस तरफ से सारे सिस्टम को घुमा देते हैं, लोगों की सोच ही बदल देते हैं ये। और पड़ोसी जो है भारत और पाकिस्तान, इनमें तनाव के कारण यहां सैन्य शासन को समर्थक है वो ज्यादा मिलता है। सबको लगता है भी यहां आर्मी का शासन होगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और तीसरा है लोकतांत्रिक शासन है वो इस क्षेत्र के अंदर चले, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यहां कोई भी प्रयास है वो नहीं किए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो बड़े अमीर देश हैं, अमेरिका हो गया या अन्य जो पश्चिमी देश है, वो अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए यहां सैन्य शासन को बढ़ावा देते हैं कि ठीक है अगर यहां ये उलझे रहे ना तो ठीक है, ये भी डाउन रहेंगे और भारत को भी ले बैठेंगे तो भारत को भी परेशान करेंगे। और ये भी तो ये चाहते हैं भी भारत का उत्थान नहीं हो। काश इनको ये समझ में आ जाए भी तुम भी तो डूब रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। और क्या है, सबको पता है भी इनके पास क्या सामान है। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पा रही है। चलिए अब बात करें बांग्लादेश की, जो इसी से पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, बाद में हमने उसको भी अलग करवा दिया। ये भी एक जरूरी काम था। 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ तो आप देखिए ये जो हिस्सा है पिंक कलर के अंदर जो दिखा रखा है यहां पर, ये पश्चिमी साइड होगी पाकिस्तान की और ये पूर्वी साइड। ये पाकिस्तान का बंटवारा देखो किस हिसाब से किया गया है। यहां पर पूर्वी जो पाकिस्तान था इसे बंगाल और असम के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका था उनको मिलाकर इसे बनाया गया था और इन दोनों को मिलाकर ही ये पाकिस्तान था। 2 हिस्से इसके अंदर थे। बड़ा ही अजीबोगरीब बंटवारा था।
अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो शासक थे ये ज्यादा प्रभावशाली थे, सारा खेल यही रचाते थे, सब कुछ सारे जो मुख्य ऑफिस वगैरह सारा काम वो इधर ही था, यहीं से इनका इधर का काम है वो संचालित होता था। इनको बड़ा दुख हुआ, यार ये क्या है, ये अपनी ही अपनी थोप रहे हैं, ये कह रहे हैं बस उर्दू ही होनी चाहिए और मुस्लिमों वाला सिस्टम ही जो यहाँ चलता है हमारे वही वहां चलना चाहिए, जबकि इधर वाले जो मुसलमान थे उनका तो कल्चर बंगाली था भाई, उनकी अपनी एक संस्कृति अपनी एक भाषा थी उनकी, तो इनको ये लग रहा था भी ये अपनी चला रहे हैं, तो इस वजह से ये इधर वाले पूर्वी पाकिस्तान वाले परेशान थे। इससे लोगों के अंदर एक तनाव की और संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और आगे चलकर दोनों क्षेत्रों के बीच पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में संघर्ष की स्थिति हो जाती है और कारण वही बंगाली भाषा और संस्कृति को ये खत्म करने पर तुले हुए थे। और इनके साथ में ये एक डिमांड और भी थी, भी हमें हम इस देश की राजनीति के अंदर एक प्रभुत्व है वो मिलना चाहिए, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है यहाँ पर। इस काम के लिए वहां पर एक नेता उभरे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिसे शेख मुजीद के नाम से जाना जाता है, मुजीबुर रहमान। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी अवामी लीग। इस पार्टी ने 1966 में अपनी स्वायत्ता की मांग की थी, इस क्षेत्र की स्वायत्ता की, भी हमें कुछ विशेष सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए और 6 मांगे इस प्रकार की थी। नहीं मानी तो आगे चलकर मार्च 1971 में इसी अवामी लीग ने अपनी आजादी की घोषणा भी कर दी। अब आजाद होके ही रहेंगे भैया, तेरे ये बात समझ में नहीं आ रही। और उधर आपको पता है याह्या खान ने कहा भी ठीक है चुनाव करवा लेते हैं, संसदीय प्रणाली अपना ली थी, 1970 के चुनाव है वो आ जाते हैं। तो एक तरीके से हम बांग्लादेश की लोकतंत्र के सिस्टम के साथ साथ हम बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, ये शेख मुजीब ने किस प्रकार से वहां प्रयास किए और ये पूर्वी पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ और किस प्रकार से इसके अंदर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इसको आगे समझते हैं। अब भैया 1970 के अंदर चुनाव हो गए और चुनाव में मुजीब की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसने पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें हैं वो जीत ली। उस टाइम याह्या खान ने, याद आ रहा होगा आपका, उसने ये कहा था भी ठीक है अब हम एक संविधान बनाएंगे, ये लास्ट वाली स्लाइड यहां शो की है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये संविधान बनाएंगे, एक संविधान सभा का गठन है वो वापस किया जाता है। अब इनको भी खुशी हुई, ठीक है हम सारी सीटें जीत गए हैं और संविधान सभा के अंदर बैठने के लिए अब हमारे पास पूरा बहुमत है, लेकिन उन पश्चिमी पाकिस्तान वालों को यह मंजूर नहीं था, उन्होंने उस विधान सभा की कोई बैठक है वो भी नहीं बुलाई और बदले में क्या हुआ, शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और इनके समर्थकों को और जनता को आर्मी ने बहुत परेशान किया, हजारों लोग मारे गए और लगभग 80 लाख लोग हैं वो भारत के अंदर आ गए, यानी भारत के अंदर शरण ली, भारत के शरणार्थी हो गए। 80 लाख लोग जब भारत की सीमाओं पर आगे वहां रहने लग गए डर के मारे, तो सोचिएगा इतनों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना ये भी तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो फिर क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में उस टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने उनकी आजादी का समर्थन किया कि ठीक है पूर्वी पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, और ये सोचकर उसने, भारत ने इनको वित्तीय और सैन्य सहायता है वो भी उपलब्ध करवाई थी। तो इस स्थिति में फिर याह्या खान को क्या लगा, उसने आरोप लगाया इंडिया के ऊपर भी ये आप तो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हो। भाई साहब जरूरी भी था, हालत देखो क्या कर रखी थी इन्होंने उस टाइम। तो क्या हुआ, इनको ये आरोप हुआ, तो फिर इन्होंने, याह्या खान ने अपनी आर्मी को आदेश दिया पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर अपने लड़ाकू विमानों से हमला स्टार्ट करवा दिया। जम्मू कश्मीर में दोनों देशों की सेना है वो आमने सामने हो जाती है और इसके अंदर यूएसए, अमेरिका और चाइना देखो हमेशा हरामीपना दिखाते हैं और ये इस याह्या खान की यानी पाकिस्तान की मदद करते हैं कि ठीक है तू कर, हम तेरे साथ हैं। और परिणाम वही हुआ, दिसंबर 1971 में दोनों के बीच में युद्ध है वो प्रारंभ हो जाता है और लगभग 10 ही दिन चला होगा, भारत ने समाप्ति की घोषणा कर दी। ढाका तक पहुंच गए थे पूर्वी साइड के अंदर, इधर तो हम मुकाबला कर ही रहे थे, हमारी आर्मी उधर ढाका बांग्लादेश के अंदर ढाका तक है वो
पहुंच गई थी और लोगों ने भी समर्थन किया, अभी इंडिया हमारा दोस्त है और हमारी मदद कर रहा है। और उसके बाद में 90,000 जो आर्मी थी वहां की, उस पश्चिमी पाकिस्तान की, उन्होंने भारतीय सेना के आगे अपना सरेंडर है वो कर दिया। और इसके साथ ही पूर्वी जो पाकिस्तान था वो आजाद हो गया पश्चिमी पाकिस्तान से और एक नए देश का जन्म होता है 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म होता है। और इसमें हमारे देश का बहुत बड़ा रोल था और ये उस टाइम की परिस्थितियां अगर देखें तो सही डिसीजन था। और राजनीतिक दृष्टि से इंडिया में देखें तो उस टाइम इंदिरा की सरकार को बाद में बड़ा फायदा मिला, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना है वो भी जागृत हुई, तो राजनीतिक लाभ भी मिला। तो अब चलिए बांग्लादेश का जन्म हो गया, तो अब बांग्लादेश आजाद होने के बाद, बांग्लादेश एक नया देश बनने के बाद वहां का क्या सिस्टम रहा, उससे पहले थोड़ी सी पीछे की भारत और पाकिस्तान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ी उनको भी जान लेते हैं। और ये बातें सिर्फ जानने के लिए नहीं है, क्योंकि ये बातें हम सेकंड बुक के अंदर भी पढ़ेंगे, जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो पढ़ेंगे, तो इससे जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना अभी थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला के अंदर, भारत के अंदर शिमला समझौता होता है शांति स्थापना के लिए, क्योंकि दोनों लड़े थे। पूर्वी पाकिस्तान के लिए लड़ा कौन? पश्चिमी पाकिस्तान और इंडिया लड़ा, तो फिर तनाव की स्थिति हो गई थी, तो सिचुएशन नॉर्मल भी तो करनी थी, तो इसके लिए शिमला में समझौता हुआ 1972 में। किनके बीच हुआ? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ। उसके साथ साथ एक चीज आपने पीछे देखी, इस युद्ध के अंदर 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ किसने दिया? यूएसए और चाइना ने दिया, तो तीनों देशों की एक दूरी बन रही थी। तो उस टाइम भारत ने भी बहुत ही समझदारी से काम लिया भी, अच्छा चाइना और अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो भारत ने हाथ बढ़ाया सोवियत संघ की तरफ, यूएसएसआर की तरफ, और अगस्त 1971 में शांति और मित्रता के लिए एक 20 वर्षीय संधि है वो कर ली थी। हालांकि उस टाइम भारत पर आरोप लगा था भी आप तो गुट निरपेक्ष वाले हो, आप फिर सोवियत संघ के गुट की तरफ है वो क्यों जा रहे हो? भैया देश हित सबसे ज्यादा जरूरी था। तो भारत का ये फैसला भी बहुत शानदार, और सोवियत संघ यानी आज का जो रूस है हमेशा मित्रता है वो निभाता रहा है, बाई चांस भले ही, वरना हमेशा साथ दिया है। और आपको ये भी पता है मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण है वो किया था पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर, और दूसरा परमाणु परीक्षण है वो भारत ने अपना 1998 में किया था। तो चलते चलते अपने ये बात भी हो गई। चलिएगा अब बात कर लेते हैं, बांग्लादेश का जन्म हो गया है दिसंबर 1971 में, और शेख मुजीब है वो उनके सूत्रधार बनते हैं और देश को संचालन है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब बारी वही, देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, नियमावली चाहिए। तो 1972 में संविधान है वो बनता है वहां पर, और उसके साथ ही बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश है उसकी घोषणा कर दी जाती है भारत की तरह। 1975 में अब शेख मुजीब साहब जो इतना लड़े इस बांग्लादेश को बनाने के लिए, उन्होंने क्या किया? इसके अंदर संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया? इन्होंने स्टार्टिंग में संसदीय प्रणाली अपनाई थी राज करने के लिए, शासन करने के लिए, उसकी जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो स्टार्ट कर दी। देखो शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल रहा था दिमाग में। जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आ गई तो शेख मुजीब क्या निर्वाचित हुए, बाद में राष्ट्रपति बन के बैठ गए कि ठीक है अब मैं राष्ट्रपति हूं। और एक चीज और डिसीजन भी किया इन्होंने कहा बहुदल यहां नहीं चलेंगे, एक ही दल चलेगा और वो मेरी पार्टी चलेगी, अवामी लीग। अकेली राजनीतिक पार्टी रखी, बाकियों को सबको खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ? आर्मी के अंदर बगावत हो गई। कहा भैया बड़ी किस प्रकार से आजादी मिली है और तू देख क्या कर रहा है। इससे क्या हुआ? शेख और जो सेना है उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और सेना के हाथ शेख मुजीब है वो मारे जाते हैं। बड़े ही एक नाटकीय ड्रामा होता है और शेख मुजीब साहब चले गए। देश बना ही था और बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। उसके बाद में जनरल जिया उर रहमान ने सत्ता संभाली। तो देखो भैया
वापिस फिर वही पाकिस्तान की तरह यहां भी सैन्य शासन है वो लागू हो गया, आर्मी शासन लागू हो गया। और इस जियाउर रहमान ने बाद में अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अब इन्होंने कहा ठीक है भैया, अब अपने चुनाव कराएंगे और मेरी पार्टी चुनाव के अंदर भाग लेगी। तो 1979 में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होते हैं और ये इनकी पार्टी जियाउर रहमान वाली उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, लेकिन तभी इनकी भी हत्या कर दी जाती है। भैया वही है, इसने उसको मारा तो उसने इसको मार दिया, यही खेल चल रहा है। और उसके बाद में फिर तीसरा सैन्य शासक आ जाता है HM इरशाद, ये वहां का कर्ता धर्ता बन जाता है। और इसको भी जनता और स्टूडेंट, इस बार स्टूडेंट भी मैदान में आ जाते हैं। सब एक ही प्रयास, एक ही बात कहते हैं भी लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। लोकतंत्र, लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, लोगों का शासन। भी चुनाव करवाएंगे और चुनाव लड़ने के दौरान जो लोग आएंगे और हम अपनी इच्छा से उनमें से किसी को चुनेंगे। तो लोकतंत्र के समर्थन में वहां खूब आंदोलन हुआ और दबाव में आकर इरशाद ने कुछ राजनीतिक गतिविधियों में छूट दे दी। ठीक है यार, इतना काम तो तुम कर सकते हो। इसके बाद इरशाद है ये भी वहां राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं और जनता का बहुत ज्यादा दबाव इसके ऊपर पड़ता है और 1990 में इरशाद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और इसके साथ ही वहां बांग्लादेश में पुनः लोकतंत्र है वो स्थायी रूप से अब तक चल रहा है और वो भी बहुदलीय चुनावों पर आधारित लोकतंत्र है वो वहां कायम है। तो ये बांग्लादेश की स्टोरी होगी। तो आज अपनों ने पाकिस्तान की स्टोरी को भी जान लिया और बांग्लादेश वाली स्टोरी को भी जान लिया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब है वो जरूर दीजिएगा। वर्तमान में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बात करेंगे भारत के और दक्षिणी एशिया में स्थित भारत के और पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे और बाद में भारत और अन्य सभी देशों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।